ऑलराइट, सो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, बाय व्हाट फैक्टर डज द एवरेज वेलोसिटी, राइट। सो क्वेश्चन है एवरेज वेलोसिटी का, कि जो एवरेज वेलोसिटी है किसी गैसियस पार्टिकल का, ये कितना इंक्रीज होगा अगर हम टेम्परेचर को डबल कर दें, और वो भी इन केल्विन स्केल। अब देखिए, क्योंकि जो एवरेज वेलोसिटी है वो काइनेटिक एनर्जी के साथ जो है स्क्वायर रूट के टर्म्स में प्रोपोर्शनल होती है विद टेम्परेचर, राइट। सो ये इसका रिलेशनशिप होता है। तो ऑब्वियसली अगर आप इसको डबल करेंगे टेम्परेचर को, तो जो ऑब्वियसली जो 2 का स्क्वायर रूट आएगा दैट इज 1.4, राइट। सो ये 1.4 टाइम्स जो है इंक्रीज हो जाएगी वेलोसिटी। जैसा कि इस क्वेश्चन में दे रखा है कि टेम्परेचर जो है वो गैस का वो 27 डिग्रीज से 927 डिग्रीज रेज किया गया, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या स्पीड के बारे में पूछा गया, उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए, स्पीड बढ़ेगी तो सही, तो रिमेन सेम वाला तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। और जैसा कि इसके रेशियोज के बारे में बात किया है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रेशियोज है वो केल्विन में चेंज किए बिना ही ले लिया गया, तो वो भी गलत है। तो 27 डिग्री का अगर केल्विन स्केल देखें तो 300 केल्विन आ जाता है, और 927 में अगर आप 273 ऐड कर लें तो ये आपके पास आ जाता है करीब 1200 केल्विन। तो आप देख सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो 1200 जो है वो 300 के कंपैरिजन में 4 गुना बढ़ गया, यानी कि 4 गुना बढ़ने का मतलब कि जो स्पीड है वो डबल हो गई। इस क्वेश्चन में पूछा गया है रेशियो जो है प्रोबेबल वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का। तो इसका जो सिंपलेस्ट जो आंसर है वो यही है कि अगर आपको एक्सप्रेशंस पता है तो आप इसको सही टिक कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पूछी गई है एसटीपी कंडीशन पे, और यहाँ पर आपके पास वो 4 गैसेस अवेलेबल हैं जिनके लिए पूछा गया है कि उनके क्या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज बनेंगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसका मास कम होगा वो सबसे आगे होगा, और जिसका मास ज़्यादा होगा वो सबसे पीछे होगा। ऑलराइट, सो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू, देखिए जो हैवियर पार्टिकल होगा उसका जो स्पीड होगा वो कम होगा, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और इन पूरे ऑप्शन में अगर आप देखें तो आपके पास सिवाय सी के कोई भी इनवर्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन आपको नजर आ रहा है। सो दिस इज प्रोपोर्शनल टू द इनवर्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द मास, राइट। सो ये क्वेश्चन बहुत इजी, आप देख सकते हैं कि एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द मॉलिक्यूल, ये आपके पास एक एटम ए है और ये उसके साथ एक दूसरा जुड़ गया है ए, तो ये बन गया मॉलिक्यूल। तो यहाँ जो एनर्जी है मॉलिक्यूल ने इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, और जो बॉन्ड एनर्जी है पर मॉलिक्यूल वो इतनी है, यानी कि इतनी एनर्जी ले करके एक मॉलिक्यूल जो है वो हाँ बेसिकली बॉन्ड्स डिकम्पोज कर सकता है। तो कितनी एनर्जी इससे हमारे पास एक्स्ट्रा है, अगर आप इसको माइनस कर लेते हैं इस टर्म को, तो आपके पास आता है 0.4 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 19, जो कि इसके डिफरेंस से आता है। अब देखिए इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी उसने एब्जॉर्ब कर ली है, और यहाँ पूछा गया कि कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी मॉलिक्यूल की पर एटम, तो पर एटम की कितनी होगी। ऑब्वियसली यहाँ पर 2 एटम्स हैं तो इसको जस्ट डिवाइड बाय 2 कीजिए, एंड यू गेट 0.2 टाइम्स द 10 टू द माइनस 19, या फिर आ गया 2 टाइम्स 10 टू द माइनस 20, राइट। If a gas expands at constant temperature, it indicates that the kinetic energy remains constant. Why? Because जो kinetic energy है that is related to the temperature, right? So kinetic energy is related to the temperature T, इसलिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यहाँ पे kinetic energy is equal to half times the K, which is the Boltzmann constant, times the T. So you cannot change the kinetic energy without changing the temperature. So अगर temperature constant है तो kinetic energy भी constant होगा। Well, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। जो मॉलिकुलर काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, जिन दोनों का मोलर मास जो है वो इक्वल है, तो ऑब्वियसली उनकी काइनेटिक एनर्जीज भी इक्वल होंगी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस पर मॉलिक्यूल इन SI, राइट। सो SI में 25 डिग्री सेल्सियस से पूछा गया। 25 डिग्री सेल्सियस जो वो 298 केल्विन होता है, और मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 300 केल्विन ले लेता हूँ, राइट, बिकॉज मेरे को कैलकुलेशन थोड़ी इजी करनी है। अब देखिए जो काइनेटिक एनर्जी है इस केस में मॉलिक्यूल्स के लिए, अगर मॉलिक्यूल है इस तरह से, तो इसका है 3/2 टाइम्स द K, विच इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टाइम्स द टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, राइट। सो 3/2 की वैल्यू है 1.5, और जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है इसकी वैल्यू है 1.38 टाइम्स 10 रेज टू द पावर माइनस 23 टाइम्स जो टेम्परेचर वो मैं 300 केल्विन अप्रॉक्सीमेट ले रहा हूँ। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं इसको रफली मल्टीप्लाई करूँ
तो मेरे पास ये नंबर आता है 617, 617, ये सब बराबर आ रहे हैं। लेकिन जो ये 10 की पावर 23 है, इस 23 में से मैं 2 जीरोस के कारण जो इसकी जो पावर है वो 21 कर दूंगा, और ये मेरा आंसर आ जाएगा इसका डी। 34th क्वेश्चन में एसटीपी कंडीशन पे 0.5 मोल हाइड्रोजन है और 1 मोल हीलियम गैस है। अब आप देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है इसका मास क्योंकि 2 ग्राम पर मोल होता है, और जो हीलियम है, हीलियम का मास क्योंकि 4 ग्राम पर मोल होता है, हीलियम का मास जो है डबल दे रखा है, और हीलियम के जो मोल्स हैं वो गिवन है 1 मोल हीलियम के, राइट। और हाइड्रोजन के जो मोल्स हैं वो 0.5 मोल्स हैं गिवन। अब देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया कि इनके क्या काइनेटिक एनर्जीज इक्वल होंगी। तो इसका आंसर है बिग यस। व्हाई? बिकॉज जो अभी हमने देखा था कि काइनेटिक एनर्जी है, that kinetic energy is equal to 3/2 times the Boltzmann constant times the temperature। मैंने कहा था कि अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ही काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, इसका मॉलिक्यूलर मास से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका सबसे सही आंसर होगा ए वाला। सो इस क्वेश्चन में आपको डेरिवेशन देनी पड़ेगी कि जो इंटरनल एनर्जी और प्रेशर है उसका क्या रिलेशनशिप हो सकता है पर यूनिट वॉल्यूम से, क्योंकि जो प्रेशर इनटू वॉल्यूम है वो 1/3 टाइम्स दी मोलर मास टाइम्स दी वेलोसिटी का स्क्वायर होता है। और अगर मैं इसी नंबर को 2/2 टाइम्स 1/3 टाइम्स mv स्क्वायर लिख लेता हूँ, जिसमें से मैं इस वाले 2 को इसके साथ जोड़ लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि आ जाएगा 2/3 टाइम्स हाफ टाइम्स mv स्क्वायर, और आप देखते हैं कि हाफ mv स्क्वायर को आप लिखते हैं एनर्जी, राइट। सो यहाँ से आपको पता है पीवी इज इक्वल टू एनर्जी का 2/3। ओके, और इस रिलेशन में आपके पास जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम हम इसमें नहीं इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि ये चीज आपके पास आ गई मोलर मास आ गया, तो इसमें हम वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं करते हैं, राइट। सो इसका रिलेशन होगा ए। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। एक फ्लास्क है जिसमें वाटर के सॉलिड लिक्विड वेपर तीनों स्टेट्स है, लेकिन वो 0 डिग्री सेल्सियस पे और टेम्परेचर सेम है। आप ध्यान रखना टेम्परेचर सेम है तीनों के लिए। और इस सिचुएशन में एवरेज काइनेटिक एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल की पूछी गई है कि क्या होगी, ग्रेटेस्ट इन वेपर स्टेट, लिक्विड, सॉलिड, सब में सेम होगी। तो देखिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि हाउ फास्ट ए मॉलिक्यूल कैन मूव। अब मॉलिक्यूल तभी मूव करेगा जब उसका दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में जो बॉन्डिंग है वो वीकर हो जाएगा या ना रहे बॉन्डिंग। तो ना रहे वाली बात किस में होती है? केवल गैस में होती है। सो इसलिए जो वेलोसिटी है वो ग्रेटेस्ट होगी वेपर स्टेट में, और ऐसा नहीं है कि ग्रेटेस्ट इन ऑल द 3 स्टेट, ये तो सेंस ही नहीं इसका निकलता है, राइट। सो इसका सही ऑप्शन है ग्रेटेस्ट इन द वेपर स्टेट। आइडियल स्पीड के बारे में क्वेश्चन है कि विच इज नॉट ट्रू। ठीक है, आपने नॉट ट्रू बताना है। तो आइडियल गैस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, राइट। तो ये बात सही है क्योंकि आइडियल गैस में कोई इंटरेक्शन नहीं होती, और यहाँ लिखा हुआ देयर इज नो इंटरेक्शन, तो ये वाली बात भी सही है। यहाँ लिखा ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस मूव विद द सेम स्पीड, ये बात इसमें गलत है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स जो बीकर के बॉर्डर के क्लोज होंगे और जो बीकर के सेंटर पे हैं, टॉप पर हैं, depending on their different environment, neighboring environment, they have different speeds. So molecules in an ideal gas they have different speed। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, इसको सॉल्व नहीं करना हमने। 350 केल्विन पर 15 बार प्रेशर पे, राइट, एक गैस है जिसका मोलर वॉल्यूम दे रखा 20% लेस है, राइट। अब आप समझ सकते हैं कि लेस का मतलब क्या हुआ, अगर स्मॉलर है दैट मीन्स उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस बिल्डअप हो चुकी हैं, और वो स्मॉलर किससे हैं, लेस किससे हैं, आइडियल गैस से। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी इसके कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को लेकर के? ये है इसके 4 ऑप्शंस। अब आप देख सकते हैं कि किस केस में अट्रैक्टिव दे रखा है, तो वो केवल इस केस में अट्रैक्टिव दे रखा है, z लेस देन 1 एंड अट्रैक्टिव। ये वाला पार्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर z ग्रेटर देन 1 होगा तो फिर ये रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट होंगी, राइट। सो z लेस देन 1 अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट। वेल, एक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, जो भी गैस है, वुड बी मोस्ट लाइकली टू ओबे द आइडियल गैस लॉ। देखिए आइडियल गैस लॉ तभी ओबे होंगे जब उन गैसेस के बीच के इंटरेक्शंस जीरो हो जाए, राइट। जीरो इंटरेक्शन तब होती हैं जब उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और प्रेशर बिल्कुल कम होता है, राइट। बिकॉज ज़्यादा टेम्परेचर बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं और लोअर प्रेशर का मतलब उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है,
राइट। सो हमने देखना है इसमें लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इस क्वेश्चन में बताना है कि किस केस में मैक्सिमम डेविएशन राइट होगी फ्रॉम द आइडियल गैस। तो आप देख सकते हैं कि इन चारों गैस में केवल एक अमोनिया ही एक ऐसी गैस है जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो इसीलिए अमोनिया जो है, अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस के कारण जो है अमोनिया में आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएशन सबसे ज़्यादा होती है, राइट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है अमोनिया गैस। ओके, इस क्वेश्चन में कि जो रियल गैस और वैन डर वाल इक्वेशन जो है, रियल गैसेस की वैन डर वाल इक्वेशन हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। ये इक्वेशन आपने पढ़ा हुआ है अपने एनसीईआरटी बुक्स में, और इसमें ए एंड बी जो है वो वैन डर वाल कांस्टेंट। सो आपके पास यहाँ पे टू सेट्स हैं गैसेस के। आप देख सकते हैं कि एक आपके पास ये गैसेस का सेट है और आपके पास एक ये सेट है गैसेस का, राइट। और इन दोनों ही सेट में आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये कॉमन है दोनों साइड पे, राइट। लेकिन इस केस में हीलियम है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, राइट। सो इसका क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो गिवन सेट है इन गैसेस का, जो गिवन है सेट इन सेट 1, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बी गैसेस गिवन इन सेट 2 इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए। ए का मतलब हो गया अट्रैक्टिव फोर्सेस, बी का मतलब हो गया एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, राइट। सो मैं अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिए देख रहा हूँ कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना है कि किस केस में डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा सेट 2 में। तो अगर हम देखें तो डिक्रीजिंग ऑर्डर बड़ा ही सिंपल है। जिसके केस में गैस का साइज बिगेस्ट होगा उस केस में ए हाईएस्ट होगा। तो आप देख सकते हैं कि मीथेन का हाईएस्ट होना चाहिए, हाइड्रोजन का लीस्ट होना चाहिए और ऑक्सीजन का इन बिटवीन हो सकता है। तो ऐसे केस में मेरे पास सेकेंड ऑप्शन का ये जो ऑप्शन है, ये वाला सिर्फ इतना पार्ट मुझे नजर आता है कि ये पार्ट इसका बिल्कुल सही है। सो मैं इसका सी पे टिक लगा दूंगा। अकॉर्डिंगली जो फर्स्ट होगा वो उसमें रिवर्स बिहेवियर होगा। स्मॉलर वाले के लिए बी जो है वो स्मॉल होगा और लार्जर साइज वाले के लिए बी लार्जर होगा। ये क्वेश्चन फिर से घूम फिर के आता है कि एक रियल गैस जो है वो आइडियल गैस जैसा बिहेवियर अपना कब दिखा सकती है। तो आइडियल गैस जैसा बिहेवियर तभी दिखाएगी जब उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई हो और जो प्रेशर है वो बहुत लो हो। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए फर्स्ट। और ये क्वेश्चन ठीक उसका उल्टा है। इसमें क्वेश्चन पूछा कि डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस जो है वो कब मैक्सिमम होगा, राइट। सो व्हाट इज द डेविएशन व्हेन द डेविएशन इज मोर और मैक्सिमम फ्रॉम द आइडियल गैस। तो बिल्कुल ऊपर वाले के कंपैरेटिवली जो रिवर्स कंडीशन है वो हमने फॉलो करनी है, मींस एट लोअर टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 44 अगेन सेम है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट ए रियल गैस टू बिहेव लाइक एन आइडियल गैस। तो आइडियल गैस की सिचुएशन हमने पहले भी देख चुके हैं कि इसके लिए जो हाई टेम्परेचर होना चाहिए एंड लो प्रेशर होना चाहिए। अब देख सकते हैं कि आप इसके अंदर एक कंडीशन यहाँ दे रखा है, ये वाला, व्हेन द टेम्परेचर इज वेरी हाई एंड द प्रेशर इज वेरी लो। ओके, वैन डर वाल इक्वेशन में नॉन आइडियल गैस के लिए कौन से टर्म्स हैं जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो है केवल ए है टर्म। सो इसका ऑप्शन होगा सी। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि ए की वैल्यूज आपको गिवन है, वैन डर वाल कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, और यहाँ पूछा गया कि इसमें से सबसे इजीली आप किसे लिक्विफाइड कर सकते हैं। तो किसे लिक्विफाइड कर सकते हैं जिसका ए जो है वो हाईएस्ट है, यानी कि जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, यानी कि वो अमोनिया है, राइट। सो ए इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि गैसेस जो आइडियल गैसेस हैं उनको हम लिक्विफाइड क्यों नहीं कर सकते हैं। इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनके बीच में जो फोर्सेस हैं दे आर नॉट प्रेजेंट। फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल्स आर निग्लिजिबल। वैसे यहाँ लिखा हुआ निग्लिजिबल, राइट। सो देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैसेस। ओके, फाइनली ये लास्ट क्वेश्चन है। जो बीन्स हैं, राजमा है या चने हैं, दे आर कुक्ड अर्लियर इन प्रेशर कुकर बिकॉज प्रेशर कुकर में हाई प्रेशर होता है और इसी हाई प्रेशर के कारण जो बॉइलिंग पॉइंट है वो राइज होता है। बिकॉज जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफाइंड होता है एट 1 एटमॉस्फेयर, राइट। सो अगर इस एक एटमॉस्फेयर को अगर मैं 2 एटमॉस्फेयर, 4 एटमॉस्फेयर और जब मैं इसको 50 एटमॉस्फेयर कर देता हूँ प्रेशर कुकर के जैसा, तो ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट राइज हो जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट राइज होने का मतलब ये हो गया कि मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे बेसिकली, उनका
उन मॉलिक्यूल्स में एनर्जी बहुत हाई टेम्परेचर तक भी सस्टेन कर सकती है। अदरवाइज मॉलिक्यूल्स वाटर के 100 डिग्री के ऊपर जो है वो टाटा बाय बाय करके चले जाते हैं, बिकॉज 100 डिग्री के ऊपर उनका स्टेट गैशियस होता है, राइट। सो इसका ऑप्शन ये होगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर।